मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मध्यकालीन भारत के टॉपिक के अंतर्गत, इस मूल विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे सल्तनत काल में लोदी राजवंश। सल्तनत काल में लोदी राजवंश, जैसा कि हम देख चुके हैं पहले कि भारत में मध्यकाल का प्रारंभ, क्योंकि हम लगभग 1200 से मानते हैं, तो मध्यकाल में हमारे पास दिल्ली सल्तनत में जो राज्य हैं या जो राजवंश हैं, वो राजवंश इस रूप में सामने आते हैं, जैसा कि हमारे सामने आ रहा है कि ये स्लेव वंश है, यानी गुलाम वंश, ये खलजी वंश या खिलजी वंश, ये तुगलक वंश, सैयद, ये सबसे कम महत्वपूर्ण रहा ये, और लास्ट है लोदी वंश, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मोटे तौर पर अभी तक जो इस काल को बोला जाता था, जब अंग्रेजों की बात करें, यूरोपियंस की बात करें, उन लोगों ने जो हमारे बारे में लिखा, उन्होंने लिख दिया ये मुस्लिम काल था। उन्होंने मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के काल को कह दिया क्या? मुस्लिम काल। ये मुस्लिम काल शब्द अपने आप में ठीक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, डिफाइंड नहीं है। इसलिए एक नया शब्द अभी आता है, और वो ये है कि ये जो लोग हैं ये टर्क्स हैं, तुर्क। ध्यान रखिएगा, ये टर्क्स आज के तुर्की के नहीं है, बल्कि ये मध्य एशिया के टर्क्स हुआ करते थे, तुर्क्स। और ये जो लोदी हैं ये अफगान है। इसलिए जो एक नया नाम आया, वो आया तुर्क अफगान काल। तो इसका हम नाम कई रूपों में ले सकते हैं। परंपरागत किताबों में आपको मुस्लिम काल मिलेगा, और बाद की किताबों में आपको दिल्ली सल्तनत मिलेगा, दिल्ली सल्तनत के रूप में मिलेगा ये। और एक नाम हम अभी लेटेस्ट देख रहे हैं, ये है तुर्क अफगान काल। तो इनमें से पिछले लेक्चर्स में हम लोग तुगलक तक की चर्चा कर चुके हैं। सैयद वंश का इंपॉर्टेंस काफी कम रहा, और अब आते हैं हम लोग लोदी काल पर। इस लोदी काल को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस बिंदु पर भी आते हैं कि अफगान, जैसे मैंने अभी बताया, लोदी कौन है? अफगान है। अब यहां पर एक बात समझ लेने की है, 13वीं शताब्दी के साथ साथ 13वीं शताब्दी से दिल्ली एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में आया, दिल्ली। और मध्य एशिया की तरफ से, चाहे वो किसी भी तरह के मुस्लिम्स हों, मुस्लिम्स कई प्रकार के होते थे, उनके फिरके कई तरह के थे, उनके यूं कहें कि उनके समुदाय, ट्राइबल समुदाय उनके अलग अलग होते थे। उसी तरह का एक समुदाय था जिसे लोदी बोला गया, अफगान। ये अफगान, जैसा कि आज की बात आती है, अफगानिस्तान से ये शब्द आया है। और ये जो लोदी थे, ये एक कम्युनिटी थी जो कि अफगान थी। ये अफगान जब हिंदुस्तान में आए तो अलाउद्दीन के समय में उल्लेख मिलता है कि ये घोड़ों के व्यापारी के रूप में आते थे, घोड़ों के दलाल या घोड़ों के व्यापारी हुआ करते थे, और ये बहुत पावरफुल हुआ करते थे। लेकिन इनका अभी तक राजनीति में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा नहीं था। ये इनमें से कुछ लोग सैनिक अधिकारी जरूर बनते थे, लेकिन ज्यादातर इनके पास इस कारण से धन एकत्रित होने लगा था। और इसी प्रक्रिया में बहलोल लोदी एक वरिष्ठ अधिकारी बनता है सैयदों के समय में, बहलोल लोदी। इसलिए भारत में, उत्तर भारत में 2 अफगान साम्राज्य स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। इसको मैं बोल रहा हूं प्रथम अफगान साम्राज्य। प्रथम अफगान साम्राज्य ये बहलोल लोदी द्वारा स्थापित किया गया। फिर आता है द्वितीय अफगान साम्राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी ने स्थापित किया है, इसका आप लोग सब नाम जानते हैं, वो है शेरशाह सूरी। जिसका मूल नाम क्या था? फरीद था। एक्चुअली ज्यादा जो इतिहास लिखने की प्रक्रिया है, वो इतिहास लिखने की प्रक्रिया मुगलों के काल में रही, या यूं कहें कि फारसी में जिस तरह से इतिहास लिखा गया और जिस तरह से मुगलों ने इतिहास लिखा, उसमें अफगानों को इग्नोर किया गया।
जब हम दिल्ली सल्तनत की मूल रूप से बात करते हैं तो प्रारंभ में अफगानों को सैन्य रूप से, राजनीतिक रूप से इग्नोर किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी मध्यकाल के इतिहास में ये दो जगह अफगान बड़े महत्वपूर्ण बने हुए रहे। और ये अफगान साम्राज्य, पहला अफगान साम्राज्य, दूसरा अफगान साम्राज्य, ये शेरशाह उसके उत्तराधिकारी, खास करके 1540 से लेकर के और 56 तक, ये मुगल काल का ही टाइम है। और इस तरह से यहां पर जब हम इधर की बात करते हैं तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, ध्यान रखिएगा ये लोदी है, ये लोधी नहीं है। लोधी हिंदू समुदाय है और लोदी मुस्लिम समुदाय है, ये दो फर्क हैं। सिकंदर लोदी और थर्ड है इब्राहिम लोदी। लोदी और टर्क्स में एक बेसिक अंतर यह होता था कि जो टर्क्स थे वो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखते थे, यानी प्रशासन में उनका केंद्रीकरण होता था, जबकि जो अफगान थे, ये लोदी थे, इनमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति नहीं थी बल्कि इनमें विकेंद्रीकरण था, क्योंकि इनका जो ढांचा होता था वो कबायली ढांचा था, ट्राइबल स्ट्रक्चर था, एक तरह का जनजातीय ढांचा था, कबायली ढांचा था, जिसमें जो कबायली लोग होते थे उनको महत्व दिया जाता था, कबायलियों के जो नेता होते थे उनको महत्व दिया जाता था, और ये आपस में संघर्ष भी करते थे। यही कारण है कि इन अफगानों के बीच में हम सल्तनत काल है चाहे मुगल काल है, आपस में संघर्ष हम देखते हैं। ये लोग योग्य थे निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आपस में लड़ते थे, ये इनकी ड्रॉबैक थी। तो ये दो पार्ट आ रहा है, एक प्रथम अफगान साम्राज्य, दूसरा द्वितीय अफगान साम्राज्य, एक में शेरशाह है, एक में बहलोल लोदी है। इस प्रकार से हम ये प्रक्रिया को देखते हैं। तो ये लोदी वंश का इतिहास आपके सामने आ रहा है। ये बहलोल लोदी है, ये पंजाब में एक ऑफिसर था, धीरे धीरे दिल्ली आकर के उसने सत्ता स्थापित की, और इसी के अंतर्गत जब हम लोदियों के एक तरह से आज के मैप में देखें, इनके स्ट्रक्चर को देखें, इनके पूरे कहां कहां तक इनका साम्राज्य था, तो उसको आप देख सकते हैं कि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि दिल्ली सल्तनत का मतलब, पहली बात तो मुस्लिम राज्य समझ लिया जाता है। दिल्ली सल्तनत का राज्य या मुगल राज्य कभी भी दारुल इस्लाम नहीं था। ये अंग्रेजों ने गलत परंपरा हमारे यहां चला दी, हमारे यहां इतिहास पढ़ने की गलत परंपरा शुरू हो गई। ये कभी भी मुस्लिम राज्य नहीं थे, ये मुस्लिम थे, ये शासक मुस्लिम थे, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही में लिखा है कि हिंदुस्तान का शासन शरीयत के नियमों के अनुसार, तारीख फिरोजशाही, शरीयत के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, यहां पर जबावित नियमों की आवश्यकता है। यहां पर जबावित, तो एक है शरीयत और एक है जबावित। शरीयत बेसिकली, जिसको हम शरिया कहते हैं, शरीयत बेसिकली जो इस्लामिक आचरण शास्त्र होता है, हदीस के आधार पर, कुरान के आधार पर, अन्य इस्लामिक ग्रंथों के आधार पर जो आचरण शास्त्र बनाया जाता है, उसको कहते हैं शरीयत। जबावित एक तरह के राजकीय कानून होते हैं जो कि किसी नॉन मुस्लिम एरिया में लागू किए जाते हैं। तो यहां पर जबावित रहे, यहां तक कि इस देश के, उत्तर भारत के इतिहास में फिरोज तुगलक और औरंगजेब को सबसे ज्यादा कट्टर माना गया, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी इस देश को दारुल इस्लाम नहीं बना पाए, ये दारुल हर्ब ही बना रहा। तो आप देख सकते हैं, यहां मैप में देखिएगा कि इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें लोदियों का जो एरिया है, ये पंजाब से लेकर के यूपी, क्योंकि एक्चुअली ये गंगा यमुना का, आप देख सकते हैं दो आब है, गंगा यमुना का दो आब, इधर ये सतलज रावी व्यास, ये दो आब है, इंडस तक, सिंधु नदी तक, ये एरिया इनके पास था। अब होता क्या था, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हम इतिहास में भूगोल का सदैव महत्व होता है। अब आपने वो लाइन सबने सुनी है, 2 मुट्ठी बाजरा के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो दिया था, यानी ये तो पूरा एरिया 2 मुट्ठी बाजरा हो गया, राजपूताना, और इस गंगा यमुना को दो आपको पूरी सल्तनत बता रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान। इसका कारण सिर्फ एक ही है, ये फर्टाइल एरिया था, ये इंपॉर्टेंट एरिया था। जो भी व्यक्ति इधर से आएगा उसका इस क्षेत्र पर कब्जा होना जरूरी है, तभी वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, तभी वो मिलिट्री जनरेट कर पाएगा, तभी वो पावरफुल बन पाएगा। तो इस प्रकार से लोदियों का, आप देख रहे हैं इतना बड़ा हिंदुस्तान, इसमें लोदियों का नियंत्रण केवल इतने क्षेत्र में है, क्योंकि
उस समय तक भारत में बहुत सी अन्य शक्तियों का विकास हो चुका है। आप देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा है, विजयनगर है, राजपूताना है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम में अहोम है, इतने तरह के भारतीय राजवंश हैं। तो हम क्यों मुस्लिम कह रहे हैं? मुस्लिम शासक थे, लेकिन यह देश मुस्लिम शासन के अंतर्गत रहा हो ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया आती है वो इस तरह से सामने आपके आती है। तो बहलोल लोधी अपने आप में एक ऐसा शासक था जो कि ट्राइबल लीडर था, बेसिकली कबायली नेता था, और उसने राजत्व का जो दैवीय सिद्धांत अपनाया उसमें कबायली तत्वों को अपनाया। उसका बेटा बाद में आया सिकंदर लोधी। ये अपने आप में एक कुछ हद तक ऑर्थोडॉक्स भी था, लेकिन अपने आप में योग्य भी था। इसने प्रशासनिक सुधार किए, इसने सैन्य सुधार किए, इसने अपना जो स्पाई सिस्टम था उसको इसने बहुत बेहतर रूप से डेवलप किया। लोग कहते थे कि उसकी जो यहाँ जासूसी करने का काम करते हैं वो भूत प्रेत करते हैं, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंशियली होता था कि इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो गया। अब आप देख रहे हैं आगरा का संस्थापक, दिल्ली आगरा, इसमें से आगरा नाम मूल रूप से जो जुड़ा हुआ है वो सिकंदर लोधी के साथ जुड़ा हुआ है। सिकंदर लोधी ही पहला व्यक्ति था जिसने डबल डोम का सिस्टम शुरू किया। कौन सा सिस्टम शुरू किया? डबल डोम का सिस्टम शुरू किया। मुगल काल की ज्यादातर इमारतें डबल डोम पर यानी दोहरे गुंबद पर आधारित हैं। तो आगरा जो है यूपी का आगरा शहर, इस आगरा शहर में इसके दो भाग हैं, यमुना के इस पार, यमुना के उस पार। ये दोनों पार्ट में जब हम शहर बसाने की बात करते हैं तो एक किनारे अकबर ने बसाया और एक किनारे सिकंदर लोधी ने बसाया। तो पहले क्योंकि सिकंदर लोधी ने बसाया इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? आगरा का संस्थापक। वैसे आज जब हम आज के प्रमाण देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण देखते हैं या साहित्यिक प्रमाण देखते हैं, तो उन प्रमाणों में उल्लेख आता है कि किस तरह से आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में राजपूतों का नियंत्रण था। तो ये बात निश्चित रूप से हमारे सामने आती है। ये हम सिकंदर लोधी का मकबरा देख सकते हैं, सिकंदर लोधी का मकबरा है। और इस प्रकार से सिकंदर लोधी के उपरांत अंतिम जो लोधी शासक आया उसका हमने क्या नाम दिया? उसका नाम है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी नाम आता है, और इब्राहिम लोधी के समय में ही बाबर के साथ 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ और भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई और एक नया राजवंश भारत के इतिहास में मध्यकाल में सामने आता है। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।